नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS क्लासेस। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे NMMS 2022 का जो SAT है, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 180 क्वेश्चन तक रहेंगे। टोटल 90 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें 35 क्वेश्चन साइंस के, 35 SST के हैं और 20 क्वेश्चन मैथ्स के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 91 क्वेश्चन, 91 नंबर। निम्नलिखित में कौन बहुलक का उदाहरण नहीं है? इनमें देखते हैं। क्वेश्चन है ऑप्शन है सेल्यूलोज, ग्लूकोज, नाइलॉन, स्टार्च। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति का प्रास क्या है? 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज से 2 लाख हर्ट्ज। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। और जो अवश्रव्य होती है वो 20 हर्ट्ज से कम की होती है और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है, उसे बोलते हैं प्राश्रव्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसी दूसरे छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर डैश बल लगाता है। अगर उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव अगर सेम पोल है तो वो एक दूसरे पर क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है डिफरेंट है तो वो क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिकर्षण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु हटाने के बाद भी लगभग डैश बना रहता है। 1/4 सेकंड, 1/2 सेकंड, 1/8 सेकंड, 1/16 सेकंड। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/16 सेकंड। 1/16 सेकंड इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन हो जाएगा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब, जैसे जो मानव नेत्र के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? चींटी के डंक में कौन सा होता है? ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, सिरका, लैक्टिक, ऑक्सैलिक। तो 95 में जो चींटी के डंक में कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसे हम कौन सा मैथनोइक अम्ल भी बोलते हैं। सिरका जैसे एसिटिक एसिड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। लैक्टिक अम्ल दही के अंदर पाया जाता है और ऑक्सैलिक जो अम्ल है वो किस में होता है? टमाटर के अंदर होता है। और पूछिए सेब के अंदर कौन सा होता है? मैलिक अम्ल होता है। तो यहाँ चींटी के डंक में पूछा है तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? चींटी के डंक में होता है फार्मिक अम्ल, जैसे हम मैथनोइक एसिड भी बोलते हैं, मैथनोइक अम्ल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। कौन सा सूचक मूल विलयन में गुलाबी रंग देता है? ऑप्शन है मिथाइल ऑरेंज, लाल लिटमस पेपर, फिनोल्फिलीन, नीला लिटमस पेपर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिनोल्फिलीन। फिनोल्फिलीन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक कौन सा है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन। मीथेन इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़ित तूफान के समय छाता लेकर चलना चाहिए, खुले स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए, ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है किसी कार अथवा बस में खिड़की दरवाजे बंद करके बैठना चाहिए। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा किसी कार अथवा बस में खिड़की दरवाजे बंद करके बैठना चाहिए जब तड़ित तूफान आता है तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 99 नंबर। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए बनाए जाने वाले डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है, क्योंकि टिन लोहे से ज़्यादा क्रियाशील होता है, टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है, टिन और लोहा दोनों बराबर क्रियाशील होते हैं। उपरोक्त तीनों सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होएगा वो टिन लोहे से क्या होता है? टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है। इसीलिए क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए जो डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला था CO2 से, जिसे हम लिखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101, ओजोन परत हमें किन विकिरणों से बचाती है। ओजोन परत, ऑप्शन है अवरक्त किरण, माइक्रोवेव, पराबैंगनी, एक्सरे। तो जो पराबैंगनी किरणें होती है वो हमें, ओजोन परत हमें क्या करती है, पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेज होता है ओजोन, जिसका फॉर्मूला होता है O3 होता है। और ये ओजोन दिवस पूछे तो कब मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल जगह कहाँ है, मॉन्ट्रियल जगह कनाडा के अंदर है, जो कि कब हुआ, 16 सितंबर 1987 को हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी वाहनों के डिज़ाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि, पहला ऑप्शन, द्रव घर्षण बढ़ जाए, द्रव घर्षण कम हो जाए, इससे द्रव घर्षण नहीं बदलता, इस तथ्य की कोई वैज्ञानिक अवधारणा नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा, ताकि क्या है, द्रव घर्षण कम हो जाए, इस तरह से वाहनों को डिज़ाइन किया जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन ला सकता है। केवल पहला सत्य है, उपरोक्त पहला और जो दूसरा है वो दोनों सत्य है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो दोनों सत्य है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन आ सकता है और गतिशील जो वस्तु उसके वेग में भी परिवर्तन आ सकता है। CO2 का कौन सा गुण इसे अग्निशामक यंत्र में उपयोग करने के लिए उपयुक्त बनाता है। यह ऑक्सीजन से हल्का है, यह ईंधन के तापमान को बढ़ाता है, यह ऑक्सीजन से भारी है, सिलेंडर से निकलने पर यह मात्रा में सिकुड़ता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा, यह ऑक्सीजन से क्या है, भारी है। CO2 गैस का किस में यूज़ करते हैं, अग्निशामक यंत्र के अंदर करते हैं, आग बुझाने के यंत्र में इसका यूज़ होता है, प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा। ऑप्शन 20 जुलाई, 21 जुलाई, 21 जुलाई और 22 जुलाई। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा, 20 जुलाई 1968 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम रखा। कौन से मिशन, कौन सी जो स्पेस एजेंसी थी, नासा के द्वारा। और मिशन का नाम क्या था, मिशन का नाम पूछे तो अपोलो मिशन। अपोलो कौन सा मिशन था, अपोलो सेकंड मिशन के द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई, यहाँ ऑप्शन नहीं, 20 जुलाई 1969 आएगा, यहाँ 1968 नहीं आएगा, 1969 आएगा यहाँ इस ऑप्शन के अंदर, इसको सही कर लेना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2, Fe3O4, FeO, Fe2O3, Fe3O2। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा, जंग का अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, Fe2O3 जंग का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैलोरीफिक मान की इकाई क्या है, kg, kJ, kg, किलो जूल पर किलोग्राम, किलोवाट। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, किलो जूल पर किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को कहा जाता है, कॉर्निया, परितारिका, प्रकाशिक तंत्रिका, रेटिना। तो जो पारदर्शी जो अग्रभाग होता है उसे हम बोल देते हैं कॉर्निया। इसे हम कई बार ऑप्शन के अंदर ऐसा लिखा जाता है, स्वच्छ मंडल। तो स्वच्छ मंडल किसे बोलते हैं, स्वच्छ मंडल कॉर्निया को ही बोलते हैं। जब भी इस क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं कि जब आँखों में जो ट्रांसप्लांट होता है वो कौन सा भाग होता है, वो कॉर्निया ही होता है। और इसमें पूछिए कि मानव नेत्र के अंदर जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो बनता है रेटिना पर। इसके अलावा जो परितारिका है ये क्या करती है, पुतली का साइज़ है उसको कंट्रोल करती है। पुतली क्या करती है, पुतली फिर आगे आँखों में जो प्रकाश की जो मात्रा होती है, जो लाइट एंटर करती है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करती है, पुतली करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी धातु नरम होती है और चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सोना, कैल्शियम, सोडियम, तांबा। तो जो सोडियम ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं।
मोम का पिघलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? जैविक, रासायनिक, भौतिक और रासायनिक दोनों। तो जो मोम का पिघलना, ऐसे जो परिवर्तन जो मतलब वापस हो सके, उसे हम उत्क्रमणीय परिवर्तन बोलते हैं, तो वो होते हैं भौतिक वाले होते हैं। जो भौतिक जो परिवर्तन होते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, मोम का पिघलना एक प्रकार का भौतिक है, और जो भौतिक होते हैं उसे बोलते हैं हम उत्क्रमणीय। और जो वापस ना हो सके, अपनी स्टेज में वापस ना आ सके, उसे बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। तो इसका सही ऑप्शन होगा भौतिक। मोम का पिघलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? मध्यकालीन भारत में दीवान ए वजारत विभाग संबंधित था। ऑप्शन है विदेश, धर्म, राजस्व, सैन्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा राजस्व। मध्यकालीन भारत में दीवान ए वजारत एक राजस्व से संबंधित था। जो इसका जो अध्यक्ष होता था दीवान ए वजारत का, उसे हम क्या बोलते थे? उसे वजीर, या हम उसे प्रधानमंत्री बोलते थे। प्रधानमंत्री वो होता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैदिक काल में ग्राम से बड़ी संस्था होती थी। कुल 20, और अगला ऑप्शन है जन सभा। तो जो वैदिक काल के अंदर ग्राम से बड़ी संस्था कौन सी होती थी? ग्राम से बड़ी संस्था होती थी 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20। और सबसे पहले 20, उसके बाद में 20 से बड़ी कौन सी संस्था होती है? 20 के बाद आता है, तो सबसे पहले आता है ग्राम। ग्राम से बड़ा, ग्राम से मिलकर के बनता है 20, और 20 से मिलकर के बनता है जन, और जन से बनता है जनपद, और जनपद से बनता है राष्ट्र। और जो राष्ट्र का शासक होता है उसे हम राजा बोल देते हैं, और जो बड़े राजा होते हैं उनको हम सम्राट कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उचित विकल्प चुनिए। यहाँ देख पा रहे हो आप, पहले के अंदर जो स्पर्म, जो ओवियम है, शुक्राणु और जो अंडाणु है, वो मतलब मिल रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और सेकंड के अंदर जो फ्यूजिंग न्यूक्लियस है, इसमें आप देख पा रहे हो युग्मनज बन रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा, पहले में निषेचन प्रक्रिया, फिर युग्मनज बन रहा है, तो इसका जो फोर्थ है वो बिल्कुल ठीक होगा, निषेचन और युग्मनज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए सूक्ष्म जीव और उस समूह का नाम बताइए जिससे यह संबंधित है। ऑप्शन है स्पाइरोगाइरा, शैवाल, राइजोपस कवक, पेनिसिलियम कवक, क्लेमाइडोमोनास शैवाल। तो जो सही, जो आप इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो कौन सा जो समूह है, वो है राइजोपस। इसमें जो राइजोपस कवक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण डैश हो जाता है। घर्षण कम होता है, ज़्यादा होता है, घर्षण नहीं बदलता। तो जो कैरम बोर्ड पर जो है ना, अगर हम पाउडर डालेंगे तो इससे क्या होगा? घर्षण बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इसका जो सेकंड जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक रहेगा, घर्षण कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं को दुगना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। मान लेते हैं कि भुजा अपने पास, स्टार्टिंग में लेते हैं भुजा अपने पास है, मान लो भुजा 1 है, और अब इसकी भुजा को कर दिया गया दुगना। भुजा मान लो 1 से कर दी गई 2, भुजा 1 से 2 कर दी। अब भुजा 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ √3/4 मान लो पहले क्षेत्रफल बन रहा है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 1 हो गया। और जब अब भुजा 2 लेते हैं तो अब कितना होगा क्षेत्रफल? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया 4। कितना बढ़ गया? तो यहाँ से देखते हैं हम कितना बढ़ गया। ये √3/4 1, ये √3/4 फिर 4 गुना, ये 4 हो गया। इसका कितना बढ़ गया? यानी 4 में से घटाते हैं यहाँ से, तो टोटल कितना बढ़ गया? 3। तो 3 गुना बढ़ गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सेकंड बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है, सबसे छोटा जो ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह सबसे छोटा हो जाएगा। ये है 84 दिनों में क्या है, अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है।
पूछिए किस किस ग्रह के चारों ओर चल रहे हैं, तो अपना कौन सा रहेगा, शनि। और शुक्र क्या है, जो इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, सांझ का तारा। और शुक्र ग्रह को बोलते हैं सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है। यहाँ पूछे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह तो वो कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। बड़ा पूछे तो बृहस्पति हो जाएगा। पूछे कि क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो कक्षाओं के बीच में किन दो ग्रहों के बीच में मिलती है, तो वो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 118 नंबर, डैश फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्लास्टिक है जो आग का प्रतिरोध करता है, बेकेलाइट, पीवीसी, पॉलीथीन, मेलामाइन। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, मेलामाइन बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब एक पटाखा प्रज्वलित किया जाता है तो एक अचानक प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और बड़ी मात्रा में गैस बनती है। ऐसी प्रतिक्रिया कहलाती है, ऐसी प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, ऐसी प्रतिक्रिया को हम विस्फोट कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धातुओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय है, सोडियम और सोना वह धातु है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, पारा सबसे हल्की धातु है, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता। तो यहाँ से मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो प्रकृति में क्षारीय होता है। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक धातु है और जो धात्विक ऑक्साइड है उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। ध्यान रखना, धात्विक जो ऑक्साइड है उनकी प्रकृति कैसी होती है, वो धात्विक ऑक्साइड वो प्रकृति में कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और जो अधात्विक ऑक्साइड है वो अम्लीय होते हैं। तो हमें पूछा है सत्य कौन सा है, तो सत्य कौन सा है, फर्स्ट हो जाएगा। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है लेकिन सोने को नहीं काटा जा सकता, तो इसलिए ये गलत हो गया। पारा सबसे क्या है, यहाँ पर बताया गया सबसे हल्की धातु है, लेकिन सबसे हल्की धातु पूछे तो कौन सी होती है, वो लिथियम होती है। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है और ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। हमें पता है जो सक्रियता श्रेणी होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है, वो उसमें क्या है, कॉपर ऊपर आता है, जिंक नीचे आता है। तो कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता, जिंक ऊपर आएगा, कॉपर नीचे, कॉपर को विस्थापित कर सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 121, ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकृत पैटर्न होते हैं। तो जो ब्रेल पद्धति, जो ब्रेल लुई ब्रेल के नाम पर जिन्होंने इस चीज़ का इन्वेंशन किया, इनोवेट किया, आविष्कार किया, तो उसमें क्या बिंदुकृत अगर पैटर्न पूछे तो वो कितना आएगा, 63 हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 में इन्हीं अंकों वाली कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 11 से विभाज्य हो जाए। अब मान लो 49 के अंदर 9 जोड़ते हैं तो कितना बनता है, 9 9 18 या 58 बनेगा। 58 तो 11 से भाग नहीं होता तो ये गलत है। 49 और 49 98, ये भी 11 से भाग नहीं होता तो ये भी बिल्कुल गलत है। 49 के अंदर 4 जोड़ते हैं तो ये बनता है 53, तो 53 भी 11 से भाग नहीं होता, तो ऑटोमेटिक अपने पास कौन सा ऑप्शन बच जाता है, 94, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 123, मृत वनस्पति के कोयले में परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया कहलाती है। मृत वनस्पति के कोयले में परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया क्या कहलाती है, जिसे हम बोलते हैं कार्बनीकरण बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 में से 18 व्यक्ति पढ़ना पसंद करते हैं, तो पढ़ने को पाई चार्ट में दर्शाया जाएगा। अगर 36 में से तो 18 यानी हाफ हो गए, आधे हो गए, तो आधे किससे हम डिनोट करेंगे, इसको हम अर्धवृत्त सेक्टर से डिनोट करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वनों की कटाई के कारण वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन संभव नहीं है। हमें पूछा कौन सा नहीं है। वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि बिल्कुल होगी, ये तो होगी। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि, मिट्टी की जल धारण क्षमता में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं होगी। हमें पूछा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके साथ तीसरा देख लेते हैं, बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है, तो बाढ़ की संभावना बिल्कुल बढ़ जाती है। हमें बताना था नहीं। उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में बदलना, उपजाऊ भूमि भी मरुस्थल में बदल जाती है, तो जो कौन सा परिवर्तन नहीं होगा, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि, ये वाला नहीं होगा, तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 126 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन हैं? स्कंदगुप्त, बिल्कुल ठीक ऑप्शन हो जाएगा, स्कंदगुप्त इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। मैं कोशिका की गतिविधियों के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता हूँ, मैं कौन हूँ? तो जो कोशिका की, जो सेल की अगर नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करने वाला कौन है? ये केंद्रक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी से संबंधित है? पानी से संबंधित कौन सी बीमारी है? पानी से संबंधित हैज़ा है। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग फैलता है चूहों से फैलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बन की खेती के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह खेती जिसमें जंगलों को काटकर या जलाकर साफ करने के बाद फसल उगाई जाती है जब तक वह अनुपजाऊ न हो जाए, तो यह किसानों को आय राजस्व देती है। सेकंड ऑप्शन, मिट्टी की सेहत उपजाऊपन को सुधार कर फसल देती है तथा रासायनिक रिसाव को जल स्रोतों में कम डालती है और जैव विविधता को बढ़ाती है और किसानों का राजस्व बढ़ाती है। पशु उत्पादन की विधि प्रथा को बढ़ावा देना, खेतों में रसायन का प्रयोग जिससे किसान को अत्यधिक आय हो, छोटे स्तर पर पुरानी तकनीक व औजारों द्वारा खेती जिससे कम आय हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर कार्बन की खेती के बारे में पूछा, तो इसमें क्या है? मिट्टी की सेहत उपजाऊपन को सुधार कर फसल देती है और रासायनिक रिसाव को जल स्रोतों में कम डालती है, जैव विविधता को बढ़ाती है और किसानों का राजस्व भी बढ़ाती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सेकंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 130। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है और इनका अनुपात 2:5 है, तो दोनों संख्याएं क्या है? अगर दो पूर्ण संख्याएं, उनका जो अंतर है, अंतर कितना है? 66 है। तो यहाँ दो संख्याएं 2 और 5 है, इनका अंतर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, 3। और अंतर वैसे कितना है? 66 है। अगर 3 जो यूनिट 66 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर आएगी? 22 थी 66, 1 यूनिट 22 के बराबर है, तो यहाँ से गुना करते हैं आप 22 की 2 के साथ, तो पहली जो संख्या 44, 22 दूना 44, और दूसरी कौन सी आएगी? 5 के साथ गुना कर देते हैं, 22 5 110। तो कहाँ 110 और 44 कहाँ लिखा हुआ है? कौन से ऑप्शन में? तो वो ऑप्शन नंबर 3 में है, 110 और 44 इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 131। बिंदु -5 2 करीब है एक्स अक्ष के, वाई अक्ष के और केंद्र के एक्स व वाई अक्ष से बराबर दूरी पर। ये अपना एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो जो x की वैल्यू कितनी है? x बराबर कितना अपने पास? -5 है। और y बराबर कितना है? y बराबर है 2। तो x की वैल्यू -5, यहाँ x की वैल्यू प्लस होती है 1 2, इधर -1 -2 होती है। इस तरह से यहाँ चलेंगे तो मान लो यहाँ पर अपने पास x बराबर आ रहा है -5, फिर y की वैल्यू 2, यहाँ पर y की वैल्यू 1 और 2, मान लो ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। x की वैल्यू यहाँ पर -5 है, y की वैल्यू 2 है, तो किस अक्ष के बिल्कुल नज़दीक आ रहा है? ये x अक्ष के बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये x अक्ष से काफ़ी नज़दीक है, y अक्ष से काफ़ी दूर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस सिद्धांत को निम्न में से किस क्रियाकलाप के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है? हाथों को आपस में रगड़ने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, बिल्कुल ठीक है। माचिस की तीलियों को माचिस के खुरदरे सिरे पर रगड़ने से वो जल जात उठती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जो जार है गर्म हो जाता है, यानी तीनों ऑप्शन से क्या है? घर्षण जो से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिसमें पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 133 नंबर। टैडपोल को वयस्क मेंढक में विकसित करने के लिए आवश्यक थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए पानी में डैश की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो पानी में इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 134 नंबर क्वेश्चन। उस वृत्त को क्या कहेंगे जो बहुभुज के सभी बाह्य किनारों को जोड़ता है? तो उस वृत्त को हम क्या कहते हैं? परिवृत्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 की पावर 0, 20 की पावर 0, 5 की पावर 0, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस 20 की पावर 0 उसकी वैल्यू भी 1, प्लस 5 की पावर 0 उसकी वैल्यू भी 1, तो 1 2 3। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4th बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 136 नंबर क्वेश्चन। 7 किलोग्राम आलू की कीमत 42 रुपये है। 96 रुपये में कितने किलोग्राम आलू आएंगे? यहाँ से देख रहे हैं कि 42 रुपये में कितने आ रहे हैं? 42 रुपये में 7 किलो आ रहे हैं। अगर 1 रुपये की बात करें तो 7/42। अपने पास कितने रुपये हैं? 96 रुपये हैं, तो गुना कर देंगे। यहाँ से 96 की गुना कर देंगे। 7 एकम 7, 7 छिका 42, फिर यहाँ से 6 एकम 6 और 6 छिका 36, अपने कितना आ गया? 16 किलो। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? फोर्थ जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी 96 रुपये में हम 16 किलो आलू खरीद सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस घनाभ का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 8xy, चौड़ाई 3xy, ऊंचाई xy हो? तो घनाभ का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका होता है L गुणा B गुणा H होता है, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितना है? 8xy, फिर गुना करते हैं 3xy, फिर इसकी गुना करेंगे हम xy के साथ, तो 8 तिया 24, यानी 24 आएगा। और x 1 2 3 बन रहे हैं तो x की पावर 3 बनेगी। और y कितनी है? 1 2 और 3, y भी की पावर भी 3 है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? 24xy की क्यूब, x की क्यूब और y की क्यूब, 137वें का चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं 138वें पर। दशांश स्थान तक 13.572 का सही मान है। इसमें दशांश स्थान तक पूछा, यहाँ 7 आ गया तो 7 आ गया, तो 7 से पहले अगर मान लो 6 से कोई 5 से बड़ी कोई संख्या आती है तो इससे जो अगले वाला जो नंबर है वो नेक्स्ट जो है ना अगला नंबर ले लेता है। जैसे 5 के बाद में यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 6, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 13.6, यानी 7 से पहले इसको 5 को लिख सकते हैं 6, तो इसका जो फोर्थ जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 139। एकांश के पास 2 रुपये के सिक्के हैं उसके पास, और एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 10 रुपये के सिक्के हैं। तो एकांश को किस संयोजन में 3 सिक्कों का चयन करना है ताकि राशि अधिकतम हो? तो उसके पास में कौन कौन से होंगे? ऑप्शन है कि 2 5 रुपये के, 10 रुपये का, या 3 10 के, 1 5 रुपये का, 4 2 रुपये के, 1 10 रुपये का, 2 10 रुपये, 1 5 रुपये का सिक्का। तो यहाँ से देखते हैं उसके पास क्या है? 2 रुपये के कितने हैं? 2 रुपये के 2 सिक्के हैं, और 5 रुपये का 1 सिक्का है, और यहाँ 10 रुपये के कितने सिक्के हैं उसके पास? 3 सिक्के हैं। तो यहाँ से कौन सा जो बिल्कुल ठीक रहेगा? उसके पास में मैक्सिमम कौन सा होना चाहिए? तो वो ऑप्शन सेकंड बैठ रहा है 3 10 रुपये की, तो 3 10 रुपये के और 1 5 रुपये का, तो इसमें यहाँ सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ आप अच्छे से इस क्वेश्चन को लिख करके ट्राई कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स वाई जेड के गुणक है, तो एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी, यानी तीनों ही हैं, तो 140वें का जो फोर्थ है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि मोटे कागज़ की 12 शीट का वज़न 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम वज़न मान लेते हैं। 40 ग्राम वज़न कितने में है? 12 शीट के अंदर है। 1 ग्राम का लेते हैं तो यहाँ से कितना आएगा? 12/40। हमें कितने वज़न का देखना है? 2500 ग्राम का, तो यहाँ से 12/40 गुना क्या कर देंगे? गुना कर देंगे 2500, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 तिया 12, और यहाँ 250 तिया करेंगे तो 25 तिया 75, यानी 750। तो 141वें का पहला जो ऑप्शन है 750 बिल्कुल ठीक होगा। बढ़ते हैं 142 नंबर की ओर। प्रबलता कंपन के डैश से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन है आयाम, शोर, दोलन की आवृत्ति, तरंग। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, यानी जो आयाम, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए चित्र विकल्पों में दिए गए किस सिद्धांत को उचित रूप से दर्शाता है? आप पिक्चर को अच्छे से देख सकते हैं। इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर है। द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है।
द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालता है। बिल्कुल ठीक बात है। द्रव जो है वो बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर क्या करता है, समान दाब डालता है। बिल्कुल ठीक बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 0.1 गुना 51.7, इसकी गुना करते हैं तो 1 के साथ गुना करें कितना आएगा, 517 ही आएगा। यहाँ एक अंक छोड़ के पॉइंट है, यहाँ भी एक अंक छोड़ के पॉइंट है। जब गुना करेंगे तो कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 और 1 2, तो 5.17, 5.17 ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं 145 की ओर। -2/3 में से क्या घटाया कि -1 प्राप्त हो जाए। किस में से घटाना है, -2/3 में से क्या घटाएं, क्या घटाएं हमें नहीं पता, हमने कह दिया कि x घटाना है। क्या प्राप्त हो जाए अपने को, -1 प्राप्त हो जाए। यहाँ -x यहीं पड़ा है, माइनस का 2/3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2/3 हो जाएगा, और माइनस का 1 पहले से ही है, 1 के नीचे 1 लगाएंगे। लघुत्तम कितना आ गया, लघुत्तम आ गया 3। यहाँ ऊपर नीचे 3 से गुना करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे 3 से गुना करेंगे तो 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -1 बराबर कितना लिखा हुआ है, -x, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया अपना 1/3। तो इसका जो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 146, 1 - 1/3 का घन। पहले 1 - 1/3 करो, लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आएगा 3। बिल्कुल ठीक बात है। ऊपर नीचे कितने से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3। अब इसका घन करते हैं, घन करने का मतलब इसकी कितनी पावर आएगी, इसकी 3 पावर करते हैं, 3 पावर करेंगे, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 147, मान लीजिए कि एक अंक है और लिखा हुआ है कि 31A फिर 1A3 को जोड़ने से कितना बन रहा है, 501 बन रहा है। अब 3 में क्या जोड़ें कि उसके बाद ना 1 बने, तो 3 के अंदर क्या जोड़ सकते हैं, 3 के अंदर हम 8 जोड़ के देखते हैं, तो 8 और 3 11, फिर 1 और 1 2 के अंदर क्या जोड़ें कि इकाई का अंक 0 बन जाए। फिर मान लो 8, 2 के अंदर 8 जोड़ दिया, इट मीन्स ओवरऑल यहाँ पर a बराबर जो 8 है वो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नियमित बहुभुज में सबसे छोटा संभावित जो आंतरिक कोण होता है वो कौन सा होता है, वो होता है 60 डिग्री होता है। बिल्कुल ठीक बात है। -1 रूट के अंदर -1, तो इसका मतलब यहाँ पर रूट के अंदर -1 का क्या हो गया, गुना करते हैं तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा -1, तो इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 150 नंबर, प्रिज्म का आधार होता है वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, कोई भी आकृति। तो प्रिज्म का जो आधार है वो कोई भी आकृति हो सकती है। 151, निचले इलाके डैश के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। जो निचले इलाके हैं वहाँ पर किसका खतरा रहता है, वहाँ पर बाढ़ का खतरा रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चोल प्रशासन में प्रांतों को क्या कहा जाता था। चोल प्रशासन के अंदर प्रांतों को हम मंडल कहते थे, और उस टाइम में कितने मंडल थे, टोटल 8 मंडल थे। पूछ सकते हैं चोल प्रशासन में जो प्रांतों को मंडल कहते थे तो उनकी संख्या कितनी थी, तो उनकी संख्या 8 थी। राखी गढ़ी कहाँ है, अपने हरियाणा के कौन से ज़िले के अंदर है, राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार ज़िले के अंदर है। अगर पूछे बनावली कहाँ है, बनावली पूछ सकते हैं, बनावली कहाँ आएगा, बनावली फतेहाबाद के अंदर है, अपना जो फतेहाबाद ज़िला है वहाँ पर बनावली है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं। जो न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वो 65 वर्ष के अंदर क्या है वो रिटायरमेंट होते हैं। और जो टोटल न्यायाधीश की अगर संख्या पूछे तो जो मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश कितने होते हैं, टोटल 33 न्यायाधीश होते हैं। और वर्तमान के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश वो कौन है, DY चंद्रचूड़ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस धातु से सिलिकॉन प्राप्त होता है। कोयला, थोरियम, बॉक्साइट, बिलोर पत्थर। तो बिलोर पत्थर से क्या होता है, हमें सिलिकॉन धातु, किस धातु से सिलिकॉन प्राप्त होता है, बिलोर पत्थर से होता है।
क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपोग्राफी का अर्थ किसी भूमि के क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताएं, नदियों, पर्वतों आदि की स्थिति स्थलाकृति, भूमि, हवा व आकाशीय पिंडों का विवरण, किसी क्षेत्र की हवाओं, आकाशीय पिंडों व पर्वतों का विवरण, किसी क्षेत्र के पर्वतों, समुद्रों, नदियों का विवरण। तो इसका जो टोपोग्राफी का अर्थ कौन सा हो जाएगा? जो पहला ऑप्शन है वो सही है, किसी भूमि के क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताओं, नदियों, पर्वतों आदि की स्थिति स्थलाकृति। 157 नंबर क्वेश्चन, भारत में कानून के शासन की शुरुआत किसने की थी? भारत में अगर कानून के शासन की शुरुआत पूछे तो किसने की थी? ब्रिटिश उपनिवेशियों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्ति से पहले किया जाने वाला संस्कार क्या था? शिक्षा प्राप्ति से पहले जो संस्कार करते थे उसे हम क्या बोलते थे? उसे हम उपनयन बोलते थे। भारत में सहायक संधि लागू करने वाला गवर्नर जनरल, सहायक संधि किसने लागू की थी? सहायक संधि लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को लागू किया। अगर पूछे प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, अगर पूछे प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका आपका आंसर क्या रहेगा? लॉर्ड बेंटिक रहेगा। भारत के अंदर रेल का जनक, मतलब रेलगाड़ी चलाने का श्रेय भारत के अंदर वो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। कब? 1853 के अंदर। और हवाई जहाज़ पूछे तो जो राइट बंधुओं के द्वारा वो कब चलाई गई? वो 1953 के अंदर। क्या? हवाई जहाज़ किसके द्वारा? राइट बंधुओं के द्वारा। निम्नलिखित वाक्यांशों के साथ उनके संबंध के अनुसार निम्न का मिलान करें। तो यहाँ सीढ़ीनुमा खेती है, अंतर फसल है, समझ जुताई है, रक्षा पट्टी है, पतवार है, रोक बांध है। तो यहाँ से देखते हैं, सीढ़ीनुमा खेती है वो क्या करती है? सतह से अपोहा को कम करना। अंतर फसल क्या करती है? समझ जुताई से अंतर फसल मिट्टी के अवशिष्ट पदार्थों से बचाव होता है। समझ जुताई जल को नीचे बहने से बचाना। ये बिल्कुल सामने वाला यही हो जाएगा। रक्षा पट्टी क्या करती है? हवा की गति को रोकती है। और जो रोक बांध है उसका क्या काम होता है? नालियों को रोकना। और पतवार का काम क्या होता है? मिट्टी की नमी बनाए रखना। तो ये आप कहीं ऑप्शन में आप देख सकते हो कौन सा ठीक रहेगा। ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। 161 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया जिसमें सतह के पास पड़े खनिजों को खोदा जाता है? सतह के पास पड़े खनिजों को खोदा जाता है उसे बोलते हैं हम उत्खनन। मुक्त व्यापार नीति को भारत में लागू किया था। मुक्त व्यापार नीति को ब्रिटेन के द्वारा लागू किया गया था भारत में। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया? 16 महाजनपद का विवरण कौन से में है? वो है अपने पास अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया है। रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के बारे निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? जो रामसर आर्द्र भूमि है, रामसर कहाँ है? रामसर जगह पूछे तो कहाँ है? रामसर जगह कौन से देश के अंदर है? रामसर जो पूछे रामसर कहाँ है, तो रामसर ईरान के अंदर है। रामसर कहाँ है? ईरान के अंदर है। ईरान के अंदर कौन सा कन्वेंशन हुआ था? रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। पूछे तो 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। किसके बारे में? आर्द्र भूमि के बारे में। तो यहाँ से जो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा? भिंडावास। भिंडावास कहाँ है? भिंडावास अपने हरियाणा के झज्जर जिले में है। और सुल्तानपुर पूछे तो गुरुग्राम के अंदर है, जिसे पहले गुड़गांव बोलते थे, अब गुरुग्राम बोलते हैं। 164 में का पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 165 नंबर क्वेश्चन है, सिख धर्म में बाल गुरु किसे कहा जाता था? तो सिख धर्म के अंदर बाल गुरु किसे कहा जाता था? सिख धर्म में बाल गुरु हरकिशन को कहा जाता था बाल गुरु। और गुरु तेग बहादुर जिन्हें क्या बोलते हैं? हिंद की चादर कहते हैं। हिंद की चादर किसे कहते हैं? गुरु तेग बहादुर को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग द्वितीयक गतिविधि है? सेकेंडरी जो सेक्टर कौन सा है? पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि।
कोयला खनन उद्योग, जो खनन उद्योग है वो किस में आएगा, द्वितीयक में आएगा। 167, निम्न फसलों में से किस फसल को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। ग्रीन गोल्ड किसको कहते हैं, चाय को कहते हैं। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पूछे भारत में कहाँ, कर्नाटक राज्य के अंदर, और पूरे अगर वर्ल्ड के अंदर दुनिया में पूछे तो कहाँ, ब्राज़ील के अंदर जो कॉफ़ी के जो बागान है उसे क्या बोलते हैं, फेजेंडा बोलते हैं। रेतवाड़ी व्यवस्था जिसे किसने लागू की थी, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है पेपर के अंदर। रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाले रीड और हेक्टर मुनरो के द्वारा रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। इसमें रेत कहा जाता था, रेत किसान को कहा जाता था, और उसमें जो दर कितनी थी, 1/3 दर थी। FIR जिसे बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रथम सूचना रिपोर्ट। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए। भूमि उपयोग, धरण खड़ी मिट्टी, रोकबांध, कृषि योग्य भूमि। तो यहाँ से जो भू उपयोग, इसका मतलब कृषि भूमि का उपयोग, यानी कृषि भूमि का उपयोग, कृषि योग्य भूमि, तो यह कृषि उपयुक्त भूमि हो जाएगा, डी का दूसरा हो जाएगा। भू उपयोग पूछे तो भूमि का उचित उपयोग, यानी ए का तीसरा हो जाएगा। रोक बांध तो मिट्टी के कटाव को रोकना, सी का पहला हो जाएगा। धरण तो ये हो जाएगा अपना कार्बनिक पदार्थ जमाव, बी का हो जाएगा चौथा। तो इसमें आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 171 नंबर, निम्न पशु पक्षियों का उनके अभ्यारण्य के साथ मिलान करना है। तो मतलब ये कहाँ मिलते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि जो असम का जो काजीरंगा है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर क्या है, एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो यहाँ से हमें मैच करना है, तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलेगा, काजीरंगा यानी असम के अंदर। हाथी पूछे तो पेरियार यानी केरल के अंदर। शेर पूछे तो गिर गुजरात के अंदर। और चीता पूछे तो दुधवा कहाँ है, यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्य यानी छुआछूत को समाप्त करता है। तो वो कौन सा हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा अपना आर्टिकल नंबर 17 बिल्कुल ठीक रहेगा। 173 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। और राष्ट्रपति पूछे तो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। बाल श्रम के खिलाफ अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। बाल श्रम के खिलाफ अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, सन 2006 के अंदर लागू हुआ। और RTI कौन सा है, RTI कब का है, सन 2005 का है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, जन सूचना का अधिकार। देश की स्वच्छता सुविधाओं का ध्यान कौन रखता है, स्वच्छता का स्वास्थ्य मंत्री रखेगा। कौन सी अमेरिकन कंपनी भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी है। तो फोर्ड, पेप्सी, विप्रो, यूनियन कार्बाइड। तो कौन सी जो अमेरिकन कंपनी है वो यूनियन कार्बाइड, वो भोपाल गैस त्रासदी जो कि दिसंबर 1984 के अंदर हुई थी। दिसंबर 1984 के अंदर भोपाल गैस त्रासदी। और कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। ऐसे पूछ सकता है, कौन सी गैस का रिसाव हुआ, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का उस टाइम रिसाव हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था। और लागू कब हुआ पूछे तो लागू कब हुआ, कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया था। और 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं, डीजल कारों के प्रयोग द्वारा, नहीं। वाहनों में CNG किट के द्वारा, ये बिल्कुल ठीक है।
पेट्रोल कारों के प्रयोग द्वारा, बिल्कुल गलत है। तो 178वें का जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निजी क्षेत्र का उद्योग है? इसमें निजी क्षेत्र का प्राइवेट कौन सा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय ताप विद्युत। इसके अंदर जो टाटा आयरन एंड स्टील, जो टिस्को है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जो कि जिसकी स्थापना 1907 के अंदर हुई थी और कहाँ हुई? जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड के अंदर। जमशेदपुर, जमशेदपुर जिसे पहले साक्षी कहते थे, ये कहाँ है? जमशेदपुर, झारखंड राज्य के अंदर है, जिसकी राजधानी कौन सी है? रांची है। इंडस शब्द भारत की किस नदी के लिए प्रयुक्त हुआ है? इंडस क्या है? इंडस किसके लिए यूज हुआ है? रावी, घग्गर, सिंधु, सतलुज। तो इंडस शब्द है वो सिंधु नदी के लिए यूज हुआ है। सिंधु बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 180 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, और इसी तरह की वीडियो के लिए JMS क्लासेस बाय मिस्टर लीलाधर सर को शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।